हेलो स्टूडेंट। आज जो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है कौन सा, चैप्टर नंबर 6, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो बेसिकली मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, मैं हेलो एल्केन की और हेलो एरीन की बात कर रहा हूँ। तो पहला जो पॉइंट आता है अपने सामने वो क्या होता है कि हेलो हेलो क्या होता है। ये हेलो और एल्केन दो अगर मैं वर्ड को अलग अलग करता हूँ तो दोनों क्या होते हैं, तो पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। एक बार देखते हैं, बात करते हैं, देखें। हाँ देखें, हेलो क्या होता है। हेलो होता है, हेलोजन को बोलते हैं हम। और एल्केन क्या होता है, कार्बन की एक सीधी श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक श्रृंखला को क्या बोलते हैं, एल्केन बोलेंगे। तो हेलोजन क्या होता है, वे सभी धातु मतलब जो भी कोई तत्व हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया करके अगर लवण का निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं हम हेलोजन बोलते हैं। तो हेलोजन कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया फ्लोरीन, एक होता है क्लोरीन, एक होता है ब्रोमीन और एक होता है आयोडीन। अगर ये चारों तत्व किसी एकल बंधु वाली कार्बन श्रृंखला से जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं हम हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे उसको हम, हेलो एल्केन बोलेंगे। तो देखें परिभाषा, देखें क्या होता है परिभाषा हेलो एल्केन की, कि जब किसी हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ, हेलोजन अणु के साथ कराते हैं तो एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक हेलोजन के तत्व द्वारा हो जाता है। इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे इसको हम, हेलो एल्केन बोलते हैं। तो ठीक है, आपका बेसिकली कंप्लीट हो गया होगा। तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है CH4 प्लस Cl2 CH3Cl प्लस HCl। मतलब क्या था इसके अंदर बेसिक में कि ये CH4 था, अभी क्या करा किसके साथ, Cl2 के साथ। तो यहाँ से एक Cl यहाँ जुड़ा होगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल के इधर निकल गया होगा। तो एक H और एक Cl में क्या बना लिए होंगे, HCl बना लिए होंगे। और दूसरा जो बेसिकली था वो क्या था, CH3 और Cl। तो ये क्या था आपके पास, मतलब हेलो एल्केन के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपका मतलब रिएक्शन आपकी हो चुकी है। अब बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। तो देखो पहला है इंट्रोडक्शन, मतलब परिचय। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें 4 स्टेप लेने पड़ते हैं। वो 4 स्टेप कौन कौन से होते हैं, पहला होता है इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, दूसरा होता है बनाने की विधियाँ मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तीसरा होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, और क्या होता है लास्ट में होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो यह मतलब किसी भी ऑर्गेनिक चैप्टर को पढ़ने के लिए हम 4 स्टेप्स, मतलब 4 स्टेप में पढ़ते हैं चैप्टर को। चले पहला है परिचय। परिचय में क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले पढ़ेंगे वर्गीकरण, कि मतलब हेलो एल्केन को कैसे कैसे वर्गीकृत करते हैं। तो बेसिकली बात कर रहा हूँ, पहला है कार्बन पर जुड़ने के आधार पर हेलो एल्केन के प्रकार। कौन सा हो गया, कार्बन पर जुड़ने के आधार पर हेलो एल्केन के प्रकार की बात कर रहा हूँ। देखो इसमें नाम कौन सा आ गया, पहले इसमें फर्स्ट नाम आया कौन सा है, प्राथमिक हेलो एल्केन। क्या होता है, इसको 1 डिग्री हेलो एल्केन भी कहते हैं। मतलब जब भी कोई हेलोजन, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ये वाला पहले एग्जाम्पल समझा दूँ, CH3 CH2 Cl। अगर कोई हेलोजन तत्व किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो खुद एक कार्बन जुड़ता हो उसको बोलते हैं प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं। परिभाषा, जब कोई हेलोजन तत्व किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो स्वयं एक कार्बन से की श्रृंखला से जुड़ता हो उसको बोलते हैं प्राथमिक हेलो एल्केन कहते हैं। एग्जाम्पल वही सेम अपन ने बात कर ली ऊपर से। दूसरा एग्जाम्पल आएगा द्वितीयक हेलो एल्केन, मतलब डिफाइंड वही सेम आ जाएगी कि मतलब जब भी कोई हेलोजन जैसे Cl दिख रहा है आपको, अगर ये किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो खुद 2 कार्बन जुड़ता है उसको बोलते हैं हम 2 डिग्री हेलो एल्केन या द्वितीयक हेलो एल्केन हम उसको कहते हैं। बात करते हैं थोड़ा और आगे चलते हैं। तीसरा आ गया तृतीयक हेलो एल्केन। अब तृतीयक की डिफाइन वही सेम आ जाएगी, मतलब जब भी कोई हेलोजन तत्व किसी ऐसे कार्बन जुड़ता है जो स्वयं 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, तृतीयक हेलो एल्केन कहते हैं। तो 3 टाइप तो हो गया, अगला चलता है चौथे टाइप की ओर। चौथा टाइप है कौन सा, एलिलिक हेलाइड। अब आपको बेसिकली इसकी डिफाइन की बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि लंबा चौड़ा डिफाइन हो जाएगी। आपको एक बेसिकली एक ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 C, मतलब CH2 ये वाला, इस संरचना को बोलते हैं हम एलिल। अगर मैं डिफाइन बनाना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा कि जब भी किसी कोई हेलोजन तत्व किसी sp3 कार्बन जुड़ता है और वो sp3 कार्बन किसी sp2 कार्बन जुड़ा हुआ हो, ये हो गया कौन सा sp2, ये कौन सा हो गया आपके sp3। तो क्या बोला मैंने कि जब भी कोई हेलोजन तत्व किसी sp3 कार्बन जुड़ा हुआ हो और वो sp3 कार्बन किसी sp2 कार्बन जुड़ा हुआ हो तो उसके बोलेंगे हम एलिलिक हेलाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये एलिलिक क्लोराइड का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है कौन सा, विनाइलिक क्लोराइड। तो ये आपको दिख रही होगी जो संरचना है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और बॉन्ड, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH और बॉन्ड, ये इसको बोलते हैं हम विनाइल। ठीक है, और इससे अगर कोई यहाँ पे कोई मान लो इस जगह पे कोई हेलोजन आ गया तो उसके बोलेंगे हम विनाइलिक हेलाइड या विनाइलिक क्लोराइड। जैसे एग्जाम्पल में क्लोराइड दिया हुआ है तो इसकी बात करते हैं। चलें बेसिकली आगे चलते हैं हम 6 टाइप की ओर। बेंजिलिक हेलाइड। अब बेंजिलिक हेलाइड क्या होता है, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 हो
तो उसको बोलते हैं हम टोलिन। क्या बोलते हैं उसको हम? टोलिन। अगर उस CH3 में से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो एक रेडिकल बच जाएगा। इस संरचना को बोलते हैं बेंजील। और इस बेंजील के साथ अगर कोई हेलोजन उपस्थित है तो उसको बोलेंगे हम बेंजिलिक हेलाइड या बेंजिलिक, जैसे अभी Cl जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे इसको हम? बेंजिलिक क्लोराइड बोलते हैं। तो आई थिंक बात में आ गई होगी। कौन कौन सा पढ़ा अपन ने? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हेलाइड, उसके बाद पढ़ा अपन ने एलिलिक, फिर पढ़ा अपन ने विनाइलिक, एंड सिक्स टाइप का पढ़ा अपन ने कौन सा? बेंजिलिक हेलाइड का टाइप पढ़ा। तो आपको छः जो क्लासिफिकेशन का बेस है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे टाइप, दूसरे टाइप के बेस पे आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हेलोजन की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण कर रहे हैं हम। अब इसमें देखो ये कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। कौन कितने टाइप का? 4 टाइप का। फर्स्ट जो दिखा हुआ है कौन सा है? मोनो एल्किल हेलाइड। कौन सा भाई? मोनो। मोनो यानी क्या होता है? अगर किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर केवल एक हेलोजन हो। कितने हो भाई? एक हेलोजन हो तो उसे बोलते हैं हम विनाइल, मतलब क्या बोलेंगे? मोनो एल्किल हेलाइड कहते हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में केवल एक हेलोजन तत्व उपस्थित हो तो उसे क्या बोलेंगे? मोनो एल्किल हेलाइड कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल दिया मैंने, कौन सा पहला वाला? इसमें एक है, इसमें भी कितने हैं बोलो? एक हेलोजन दिख रहा है, ये वाला हेलोजन है, और इधर कौन सा? ये वाला हेलोजन है। तो पूरे में कितना है? एक ही है। तो ये कौन सा हो गया आपके? मोनो एल्किल हेलाइड किसको बोलेंगे। दूसरा आ गया डाई एल्किल हेलाइड। देखिए आप, अब डाई का मतलब क्या होता है कि इसमें हेलोजन की संख्या कितनी होती है भाई? 2 होती है। कि किसी भी एक यौगिक में अगर 2 हेलोजन उपस्थित हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? डाई एल्किल हेलाइड कहते हैं। पहला आ गया जेम डाई हेलाइड। अब थोड़ा ध्यान रखने की बात क्या है, जेम यानी क्या होता है? यदि एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन समूह जुड़े हुए हों एक कार्बन पर तो उसे क्या बोलेंगे हम? जेम डाई हेलाइड कहते हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर उपस्थित हो तो उसे जेम डाई हेलाइड कहते हैं। हो गया बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा बेसिकली यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी जेम डाई हेलाइड आता है तो उसका IUPAC नाम और सामान्य नाम दोनों पूछा जाता है। तो IUPAC नाम तो आपने पढ़ रखा होगा कि मतलब ये अपन ने श्रृंखला चयन करी, नंबरिंग जहाँ से हेलोजन है तो 1 और 2, तो 1 डाइक्लोरो एथेन, इसको हम क्या करते हैं? इसका IUPAC नाम आ जाएगा। जबकि सामान्य नाम के अंदर कार्बन की संख्या प्लस क्या लगाते हैं हम यहाँ पे? इलिडीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम साहब? इलिडीन, और लास्ट में हेलोजन। ये आपको याद करने की बात है। क्या बोलेंगे इसको? हम हेलोजन बोलेंगे। तो कार्बन की संख्या इलिडीन प्लस हेलोजन। तो यहाँ क्या होता है? 2 कार्बन लिया तो क्या लिखा? क्या लिखा? एथ इलिडीन प्लस क्लोराइड। तो नाम क्या हो जाएगा? एथिलिडीन क्लोराइड उसका नाम हो जाएगा। तो बेसिकली समझ आ गया आपको, एलिडीन ध्यान रखना है इसके लिए आपको। दूसरा है विजिनल डाइहेलाइड। क्या होता है कि यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 2 हेलोजन पास पास वाले कार्बन पे हो, देखो पास, एक दूसरे पास में जुड़े हुए हैं, ये Cl हो गया और एक Cl हो गया, तो इसको बोलते हैं विजिनल डाइहेलाइड बोलते हैं। IUPAC नाम 1,2 डाइक्लोरो एथेन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। और सामान्य नाम के अंदर इसको थोड़ा ध्यान रखने के बाद कोई कार्बन की संख्या, इसके लिए क्या आता है? इलीन आता है। क्या आता है भाई? इलीन। वहाँ इल्डीन था, यहाँ इलीन है। बस ये आपको ध्यान रखने की बात है। बाकी तो आप सब कर लोगे, लेकिन ये क्या है, थोड़ा ध्यान रखने की बात ये है। और साथ में क्या लास्ट में क्या आएगा? हेलोजन आएगा। तो 8 प्लस इलीन प्लस हेलोजन, जैसे यहाँ पे Cl तो क्लोराइड, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? एथिलीन क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। तीसरा टाइप की चलते हैं आगे की ओर। तीसरा टाइप है कौन सा? एल्फा ओमेगा प्रकार डाइहेलाइड। क्या होता है? यदि किसी कार्बनिक यौगिक में 2 हेलोजन प्रथम पे और अंतिम कार्बन पर उपस्थित हो, निकटवर्ती ना हो, ध्यान रखने की बात है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? एल्फा ओमेगा प्रकार डाइहेलाइड कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको। इस एग्जाम्पल में पहले कार्बन पे और लास्ट वाले कार्बन पे Cl है, बीच में नहीं है, तो उसको बोलेंगे एल्फा ओमेगा प्रकार डाइहेलाइड। इसका जो IUPAC नाम तो क्या होगा? 1, ये 1, ये 2, ये 3 कार्बन, तो 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। बट इसका सामान्य नाम अलग टाइप का होता है। इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? कार्बन की संख्या, ठीक, प्लस मेथिलीन फिक्स लगाते हैं ना, और लास्ट में हेलोजन कौन सा है? जो हेलोजन होगा। तो कार्बन संख्या इतनी, इसमें 3, तो 3 क्या बोलेंगे हम? ट्राई मेथिलीन क्लोराइड। क्या नाम है इसका? नाम ट्राई मेथिलीन क्लोराइड इसका सामान्य नाम हो जाएगा। चलें, ये होता है आपके डाई कंप्लीट कर लिया अपन ने। डाई में अपन ने कितने पढ़े? 3 पढ़े, जेम, विजिनल और एल्फा ओमेगा। अगला आ गया ट्राई एल्किल हेलाइड, मतलब यहाँ हेलोजन की संख्या कितनी होती है भाई? 3 होती है। एग्जाम्पल CH(X3) क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म बोलते हैं। आपकी कोर्स में 2 टाइप के हेलोफॉर्म दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और दूसरा दिया हुआ है आइडोफॉर्म CHI3, मतलब एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ एक कार्बन पे 3 Cl जुड़े हुए हैं।
फोर्थ टाइप का कौन सा है, टेट्रा एल्किल हाइड्राइड। यहाँ पे हेलोजन संख्या कितनी होती है भाई, 4 होती है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं इसको, और इसका नाम क्या होता है, सामान्य नाम होता है पायरीन। तो हमने ये प्लस मतलब वर्गीकरण पूरा कर लिया है। और वर्गीकरण के अंदर बेसिकली मैं इतना बोलना चाहूँगा आपको कि वर्गीकरण में एक तो कार्बन पर जुड़ने के आधार पे था, और एक था नंबर के आधार पे कि हेलोजन कितने संख्या में कितने 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 हैं। ठीक है, तो उसको आप रीड कर लेना, फिर आप चलते हैं आगे की ओर। अगला है सामान्य नाम। देखो सामान्य आईपीएस नाम तो आपको रूल्स दिए हुए हैं, बता रखे हैं, आप पढ़ रखे होंगे। अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं समझ नहीं आया तो मुझे बोल देना, मैं एक क्लास और डाल दूंगा उसकी। अगला है सामान्य नाम के लिए फॉर्मूला होता है विशेष नाम, कार्बन की संख्या और क्रियात्मक समूह। ये सामान्य नाम का एक जनरल फॉर्मूला है। वैसे 11वीं क्लास में आता है पूरा डिटेल से, लेकिन मैं सिंपल से यहाँ बता दूँ। अब विशेष संरचनाओं के बारे में कुछ मैं 5 संरचनाएं बता रहा हूँ, उसका याद रखना है। पहला होता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, कार्बन की सीधी श्रृंखला को नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, अगर कार्बन की श्रृंखला सीधी है तो उसे बोलेंगे नॉर्मल। उसके लिए क्या करेंगे, नाम के आगे हम क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे। ये विशेष संरचना होगी। कार्बन संख्या कितनी भाई, यहाँ पे 4 दिख रही है तो क्या लगाएंगे, ब्यूटिल, क्या लगाएंगे, ब्यूटिल। और साथ में हेलोजन कौन सा है, Cl तो क्लोराइड। तो इसका नाम मतलब जो फॉर्मूला है उस बेस पे बात कर रहा हूँ। तो दूसरा है संरचना आइसो की। देखो ये संरचना होती है आइसो की। अगर आपको किसी भी संरचना में दिखाई दे रहा है तो मतलब क्या नाम लिखना है, उसको आइसो लिखना है आपको। तो देखो यहाँ पे इस संरचना में 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये संरचना दिख रही है आपको आइसो, तो पहले लिखेंगे आइसो। कितने कार्बन है, 5, तो पेंटिल। और लास्ट में हेलोजन कौन सा है, Cl, तो क्या लिखूंगा इसको मैं, आइसो पेंटिल क्लोराइड, इसको मैं लिखूंगा। इसका सामान्य नाम हो गया। तीसरा आएगा नियो। देखें नियो क्या होता है, अगर CH3 मतलब तृतीयक के आगे अगर CH2 जुड़ा हुआ है तो ये पूरी संरचना किसकी होती है, नियो की। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, तो कितने कार्बन हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5। तो यहाँ लिखा है अपन ने नियो, 5 कार्बन के लिए पेंटिल, और लास्ट में क्या लिख दिया अपन ने, क्लोराइड। ये इसका सामान्य नाम हो चुका है। अगला है फोर्थ कौन सा है, द्वितीयक। मतलब कोई ऐसा कार्बन, मतलब जब भी कोई मतलब हेलोजन समूह या कोई भी समूह अगर किसी ऐसे कार्बन जुड़ा हुआ हो जो स्वयं 2 कार्बन जुड़ता हो, उसको बोलते हैं द्वितीयक बोलते हैं। और तृतीयक भी देख लो साथ ही साथ, मतलब जब भी कोई समूह किसी ऐसे कार्बन जुड़ा हुआ हो जो स्वयं 3 कार्बन जुड़ता हो, उसको बोलते हैं हम तृतीयक बोलते हैं। तो जैसे कि मान के चलो यहाँ Cl आ गया, ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे हम, द्वितीयक पेंटिल क्लोराइड। यहाँ बोलेंगे हम क्या, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ये उसका उदाहरण है। तो सामान्य नाम अगर आपको किसी को याद नहीं है तो ये 5 संरचनाएं आप याद कर लो। अगर इन 5 में से कुछ मिल रहा है तो आप पहले वो नाम लिखोगे, उनका नाम लिखोगे, उसके बाद कार्बन की संख्या, और उसके बाद आप क्या लिखोगे, जो भी समूह जुड़ा हुआ है उसका आप नाम लिखोगे। जैसे मान लो हेलोजन, ये चैप्टर हेलोजन पढ़ रहे हैं तो या तो क्लोराइड आएगा, या ब्रोमाइड आएगा, या आयोडाइड आएगा, या फ्लोराइड आएगा। तो चारों में से कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। चलते हैं, तो ये था इसके बारे में, नामकरण के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा, हेलो एल्केन में कार्बन हेलोजन बंध की प्रवृत्ति। अब देखो क्या होता है, मैंने अभी बताया एक कार्बन की 4 संयोजकता होती है भाई, कितनी होती है, 4। तो यहाँ मान लो कोई समूह जुड़ा होगा, या तो हाइड्रोजन होगा, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ लिख दिया मैंने हेलोजन, कुछ भी हो सकता है हेलोजन। ठीक है, तो क्या होता है, हेलो एल्केन में हेलोजन तत्व सदैव, ये कौन सा कार्बन है, अभी सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है इसलिए तो sp3 बोलेंगे इसको। sp3 कार्बन से एकल बंध जुड़ रहा है। देखो एकल बंध दिख रहा होगा आपको, उसी बीच वाला एकल बंध दिख रहा है आपको, जुड़ता है। परंतु हेलोजन की विद्युन्नता क्या होती है, कार्बन की तुलना में ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसके कारण एकल बंध के बंधित इलेक्ट्रॉन हेलोजन तत्व की ओर आकर्षित होते हैं। मतलब ये दोनों क्या है, दोनों विद्युन्नता में क्या अंतर है, ये एक्स क्या है, एक्स की विद्युन्नता क्या होती है, ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, कार्बन की तुलना में। तो ये जो बंधित इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींचेगा, और खींचेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ खींचने के बाद इसमें क्या होता है, आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, जबकि कार्बन पे क्या होता है, आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये हो गया कौन कौन सा अपने कार्बन हेलोजन बंध की प्रवृत्ति के बारे में। सिंपल सी बात है, आपको कर लोगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट, चले भाई करें स्टार्ट हम। अब इसमें क्या आ गया मेन चीज़, अपने नेक्स्ट इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ, मतलब हेलो एल्केन को हम कैसे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली बात आ रही है कौन सा, एल्केन के द्वारा। एल्केन में कौन सी अभिक्रिया होगी, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। पहली बात तो ये जान ले। जब इसमें क्या होने, अभी मैंने उदाहरण आपको पहले बता दिया कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से एक Cl जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, एक बनेगा, एक तो HCl और क्या बनेगा, CH3Cl। ध्यान रखने की बात थोड़ा सा मैं यहाँ लिखा हुआ आगे लिखा हुआ मिलेगा आपको कि इसका जो क्रियाशीलता क्रम है, हेलोजन की क्रियाशीलता, तो मैं यहाँ लिख दूँ हेलोजन क्रियाशीलता क्या होगी, उसका जो क्रम रहेगा वो क्रम रहेगा F2 Cl2 Br2 I2। मतलब इस एल्केन से सबसे ज़्यादा अभिक्रिया कौन करेगा, फ्लोरीन, उससे कम Cl, उसके बाद Br, उसके बाद आयोडीन।
तो जब भी अभिक्रिया हम एल्केन से करेंगे तो एल्केन में दो प्रकार के उत्पाद नहीं बनते। एक तो कौन सा बनेगा, फ्लोरीन नहीं बन पाएगा और आयोडीन नहीं बन पाता। मैं दोनों का रीजन ऑर्डरली समझाता हूँ आपको कि जब भी किसी एल्केन की अभिक्रिया फ्लोरीन से करते हैं तो फ्लोरीन इतनी अधिक क्रियाशील होती है कि जिस पात्र में अभिक्रिया करती है वो पात्र नष्ट हो जाता है और उत्पाद हमें प्राप्त नहीं होता है। तो ये रीजन किसका आ जाएगा आपका कि फ्लोरीन के साथ एल्केन की अभिक्रिया क्यों नहीं करवाई जाती। हम अधिकतर सीएल का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन अधिक क्रियाशील है, इसलिए आसानी से मतलब तीव्रता से अभिक्रिया करेगी। तीव्रता से अभिक्रिया करने के कारण जिस पात्र में अभिक्रिया होगी वो पात्र क्या होता है, टूट जाता है। आगे चलें। और आयोडीन क्या होता है, बहुत ज्यादा कम क्रियाशील होने के कारण क्या होता है, ये अभिक्रिया ही नहीं करती। तो अधिकतर एल्केन की अभिक्रिया हम दो से कराते हैं, किसके, एक तो Cl से और एक Br से कराते हैं। ठीक है, बात में आगे चलें। आगे दूसरा आगे चलते हैं। देखो आगे देखें, एल्कीन से में एल्कीन की हाइड्रोहेलाइड के साथ अभिक्रिया द्वारा। तो हाइड्रोहेलाइड क्या होता है, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन इनको से मिलने वाला यौगिक क्या बोलता है, हाइड्रोहेलाइड कहलाता है। देखें आगे क्या होता है। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ लाइन, हाइड्रोहेलाइड का जो योग होता है वो दो नियम के आधार पर होता है। एक तो होता है मार्कोनिकॉफ नियम और दूसरा कौन सा, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। अब पहले बात करते हैं भाई दोनों नियम होते क्या हैं, तो उसके नाम स्टडी कर लेते हैं एक बार। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या बोलता है, इसका दो स्टेटमेंट है, एक तो पहला स्टेटमेंट एक दूसरा स्टेटमेंट। पहले हमें अधिकतर पहला स्टेटमेंट लगाना होता है, बाद में दूसरा स्टेटमेंट लगाना होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एल्कीन के पाइबंद को तोड़ने पर हाइड्रोहेलाइड के हाइड्रोजन का योग तो उस कार्बन पे किया जाता है। कौन सा कार्बन, जैसे मान के चलो ये लिखा हुआ है, यहाँ पाइबंद तोड़ना है अपने को इस जगह पे। तो पाइबंद तोड़ने के बाद जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, देखो हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा होगी, वहाँ तो क्या करना है अपने को, जैसे मान लो मैंने अभिक्रिया कराई HX के साथ, तो ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, और ये हेलोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या क्या होती है, कम होती है। मार्कोनिकॉफ का पहला स्टेटमेंट तो ये बोल रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, यदि हाइड्रोजन की संख्या समान होती है दोनों साइड, मतलब जैसे मान लो ये बंद तोड़ रहा हूँ और यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या मान लो समान है, तो क्या हो जाएगा, तो पूर्ववर्ती हेलोजन, मतलब इधर भी कुछ जुड़ा हुआ है इधर भी कुछ रंगला है ना, तो पूर्ववर्ती हेलोजन वाले कार्बन पर इसको जोड़ दे, मतलब कार्बन को हेलोजन को जोड़ेंगे। मतलब यहाँ पहले से ही कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है, मान लो Br जुड़ा हुआ है, तो अगर मान लो मैं बिक्री कर रहा हूँ दोबारा HX कराऊंगा तो X कहाँ जुड़ेगा, जाके वापस इसी कार्बन पे जाके जोड़ेगा जहाँ पहले से ही हेलोजन उपस्थित हो। आई थिंक बात में आ गई आपको। अब हाइड्रोलाइड क्या होते हैं, HF भी होता है, HCl होता है, HBr होता है, कौन सा होता है, HI होता है। आगे चलते हैं, क्रियाशीलता क्रम भी देखें। यहाँ क्या होता है, क्रियाशीलता HI बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, HBr कम क्रियाशील है, HCl और कम क्रियाशील है, HF के साथ अभिक्रिया नहीं होती है, मानने चले भाई नहीं होती अभिक्रिया। तो पहला क्वेश्चन तो वही पूछता हूँ मैं वही बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर मैं एल्कीन की अभिक्रिया HF से क्यों नहीं करता, उसका रीजन क्या होता है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की उद्दंडता में बहुत ज़्यादा अंतर होने के कारण इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, ये अभिक्रिया नहीं करता है। बात सिंपल सी बात में आ गई। तो कौन अभिक्रिया करेगा, HI करेगा, HBr करेगा, HCl करेगा, HF अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HBr ले लिया मैंने यहाँ पे, तो HBr में क्या होता है, मार्कोनिकॉफ का नियम लागू होता है। तो क्या उदाहरण क्या हो जाएगा, CH3। अब देखो यहाँ देखो ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, दो ये बंद, मान लो ये वाला बंद तोड़ रहा हूँ मैं, ये वाला बंद तोड़ूंगा तो इधर हाइड्रोजन पे, इधर कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, इधर कार्बन पे एक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, Br का जुड़ जाएगा बीच वाले कार्बन पे, तो क्या बनेगा उत्पाद CH3CH Br CH3। पास में आई चीज़। दूसरा लिया अपन ने एग्जाम्पल लिया HCl वाला एग्जाम्पल लिया। तो यहाँ अगर मान लो हाइड्रोजन की संख्या समान है तो क्या वो नियम क्या बोला था, स्टेटमेंट क्या बोल रहा था कि हेलोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पहले से ही हाइड्रोजन उपस्थित हो। हेलोजन पहले कहा भाई इस वाले कारण पे हेलोजन उपस्थित है, तो हमने दूसरा भी क्या कर दिया यहाँ पे जोड़ दिया, हाइड्रोजन का जोड़ेंगे दूसरे वाले कारण में। आई थिंक मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। चलते हैं आगे साइड थोड़ा और आगे चले ना। देखिए अगला स्टेटमेंट देखिए, अगला स्टेटमेंट क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या बोलता है, ये उसका उल्टा है। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मार्कोनिकॉफ, तो उसको उल्टा है। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल वहाँ लिया था CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, मान लो मैंने इसकी अभिक्रिया इससे करा रहा हूँ मैं। अब सुन लो, ध्यान रखने की बात क्या है कि एंटी मार्कोनिकॉफ केवल 3 जगह लागू होता है। एक तो होता है HBr के साथ H2O2 आ जाए, क्लोरोफॉर्म के साथ H2O2 आ जाए, या CCl4 के साथ H2O2 आ जाए। तो केवल वहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कौन सा, आपका एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। तो देखिए बात करें कि जब भी एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा तो पाइबंद तोड़ने के बाद हाइड्रोहेलाइड, मतलब यह हाइड्रोजन हेलाइड है, तो हाइड्रोहेलाइड का हाइड्रोजन कहाँ जोड़ना है, जहाँ हाइड्रोजन संख्या क्या होती है, कम होती है। एंटी मार्कोनिकॉफ उसका उल्टा है।
और हेलोजन कहाँ जुड़ेंगे जहाँ हाइड्रोजन संख्या होती है ज़्यादा होती है। ये तो हो गया पहला स्टेटमेंट। यदि और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, यदि हाइड्रोजन की संख्या समान हो तो हेलोजन को पूर्ववर्ती हेलोजन के दूसरे वाले कारण पर क्या करना, जोड़ना होता है। मतलब जिस कारण पे हेलोजन उपस्थित नहीं है उस पर जोड़ना है। अगर दूसरे उस पर जोड़ मतलब क्या नाम से पहले वाले उस मार्कोनिकोव तो क्या बोल रहा था कि उस कारण पर अगर दोनों हाइड्रोजन संख्या समान है दोनों साइड, तो उस पर हेलोजन जोड़ना है जहाँ पहले से ही हेलोजन हो। एंटी मार्कोनिक क्या बोल रहा है, उस कारण पर नहीं जोड़ना जिसमें हेलोजन हो, दूसरे वाले कारण पर आपको क्या करना होता है, जोड़ना होता है। चलेंगे एग्जाम्पल देंगे। तो देखो एंटी मार्कोनिकोव केवल तीन जगह लागू होता है, HBr CH3H2O2 और CCl4H2O2। ध्यान रखने की बात यह है आपको H2O2 नहीं रटना है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में क्या मिलता है HClH2O2 भी मिलता है। तो HClH2O2 में कौन सा नेम लागू होगा, केवल मार्कोनिकोव, नॉट एंटी मार्कोनिकोव का नियम। ठीक है, तो यहाँ तक आप कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं, मुझे पता है। एग्जाम्पल देखें, CH3 CH1 यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ एक का हाइड्रोजन है, तो एंटी मार्कोनिकोव का नियम क्या बोलता है, हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की कम होगी, हेलोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बात क्या बनेगा अपने पास, ये वाला। ठीक है, और आगे चलते हैं, और एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने आपको। तो ये क्वेश्चन आपकी खुद को प्रैक्टिस करने के लिए हैं, जो आप प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, HBr, यहाँ कौन सा H2O2 लग रहा है HBr के साथ, तो एंटी मार्कोनिकोव का नियम है, ये एंटी है, या लो में एंटी है। हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या क्या होगी, कम होगी, और हेलोजन कहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या क्या होती है, ज़्यादा होगी। उत्पाद बनेगा अपना ये वाला। अगर दोबारा एंटी मार्कोनिकोव, देखो HBr H2O2 कराऊंगा तो कौन सा हो गया वापस भाई, एंटी मार्कोनिकोव। तो हाइड्रोजन संख्या समान होगी तो कोलो कहाँ जोड़ना है, जहाँ पे पहले हाइड्रोजन हेलोजन नहीं होगा, तो हेलोजन कहाँ नहीं है भाई, बीच वाले पे, तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा भाई, Br वाले पे। तो उत्पाद क्या बनेगा, CH3 CH Br CH2Br। कर लोगे आप आराम से, हो जाएगा आराम से कंप्लीट। तो ये ही है आपका तरीका। यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन है जो आप खुद एक बार ट्राई करना, आपसे हो जाए तो आप कन्फर्म करना, नहीं तो मैं वापस बता दूंगा। दूसरा क्या है, मतलब हमने क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीन से पढ़ रहे हैं। तो एल्कीन दूसरा कौन सा आएगा, पहला पढ़ा अपन ने बनाने विधिया में एल्कीन के द्वारा, दूसरा पढ़ा अपन ने एल्कीन में पहला पढ़ लिया अपने हाइड्रोलाइट द्वारा, दूसरा है हेलोजन अणु की योग द्वारा। तो ये है CH2 CH2 है, Br2 है, किसी उपस्थिति में कराएंगे अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में। तो क्या होगा, एक Br जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन से, एक Br जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन से। उत्पाद क्या बनेगा, CH2Br और CH2Br। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने पास, मतलब दोनों साइड में एक एक Br जुड़ जाता है। तीसरा टाइप का आ गया कौन सा बनाने विधिया में अपना, एल्कोहल से। तो एल्कोहल में से अगर मैं पूछता हूँ तो इसमें दो टाइप से बनाएंगे। पहला है फास्फोइलाइड द्वारा। फास्फोइलाइड क्या होता है भाई, PCl5 आ जाए, PCl3 आ जाए, SOCl2 से पिरीडीन आ जाए, P+I2 आ जाए, P+Br2 आ जाएगा। अगर इन पांचों में से कुछ भी आता है उसको हम बोलेंगे फास्फोइलाइड बोलते हैं। पहली बात तो इधर रखने की बात, फास्फोइलाइड के 3 काम होते हैं। अभी जो काम आएगा उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसका काम क्या है, जहां कहीं भी OH दिखाए तो उसको हटाकर क्या जोड़ता है, केवल हेलोजन जोड़ता है। तो देखिए नीचे विक्रिया में CH3 CH2OH है, तो PCl क्या करेगा, इस OH को हटा देगा और इसी जगह जोड़ देगा, एक Cl जोड़ देगा। क्या बनेगा उत्पाद, CH3 CH2Cl, बाहर क्या निकलेगा, एक HCl, और बाहर क्या निकलेगा, POCl3। हमें केवल मेन प्रोडक्ट का ध्यान रखना है हमें क्या है, बाकी साइड प्रोडक्ट अपनी नीड नहीं आती है। चले आगे देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो इसमें क्या, एक अभिक्रिया भी नेम रिएक्शन है अपने कौन सी, डार्जन अभिक्रिया, कि जब किसी एल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 मतलब क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं उसको हम, के साथ पिरीडीन की उपस्थिति में करवाते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया डार्जन अभिक्रिया कहलाती है। देखो CH3 CH2OH है, मैंने अभी नाम लिख बताया था भाई। फास्फोराइड में ये भी बीच में आ रहा था, तीसरे नंबर पर आ रहा था SOCl2 पिरीडीन। क्या होगा, यहाँ OH हट जाएगा, इसकी जगह Cl जुड़ जाएगा। क्या बनेगा, CH3 CH2Cl SO2 प्लस क्या हो जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया है हाइड्रोलाइड के साथ अभिक्रिया। देखो जब भी किसी एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोलाइड से कराते हैं, देखो हाइड्रोलाइड कौन होते हैं, HF HBr HCl और HI। एल्कोहल के साथ क्रियाशील क्रम क्या आएगा इसका, HI सबसे अधिक क्रियाशील, फिर उसके बाद HBr HCl और HF सबसे कम क्रियाशील। सबसे कम क्रियाशील क्यों होता है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच की विदीर्णता का अंतर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बंधन टूटता नहीं है, टूटेगा नहीं तो क्या होगा, अभिक्रिया नहीं होती। ध्यान रखने की बात है ना। क्या होता है भाई, इसका कोई कार्य क्या होगा इसका, मतलब जब भी किसी एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोलाइड से करेंगे तो काम क्या होगा, OH को हटाएगा और हेलोजन जोड़ेगा। देखो CH3 CH2OH की अभिक्रिया HI से कराऊंगा तो क्या होगा, यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा और I जुड़ जाएगा। तो क्या सिंपल सी बात में आ गई। वैसे ही यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, Br जुड़ जाएगा। HCl से अभिक्रिया नहीं करता है और HF से अभिक्रिया नहीं करता है। दोनों का रीजन एक ही है कि दोनों पहले कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील क्यों होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन तथा हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच की
विद्रुणता में अंतर ज़्यादा होने के कारण इसका बंध टूटता नहीं, बंधन नहीं टूटता है, और जब बंध नहीं टूटेगा तो क्या होगा, अभिक्रिया नहीं होती। परंतु अगर HCl के साथ में, उसके साथ भाई, अगर HCl के साथ में निर्जल ZnCl2 ले लिया जाए, क्या ले लिया अपन ने, निर्जन ZnCl2 ले लिया जाए, तो क्या हो जाएगा, ये HCl के साथ अभिक्रिया भी हो जाती है। ठीक है, इन दोनों के मिश्रण को बोलते हैं हम ल्यूकास अभिक्रमण बोलते हैं, ल्यूकास अभिक्रमण बोलते हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रिया कर लेता है, क्योंकि ये क्या करता है, इसकी क्रियाशीलता को घटा देगा, मतलब बढ़ा देगा, और ये अभिक्रिया आसानी संपन्न कर हो जाती है। चौथी प्रणाली विधि कौन सी अपने पास, हेलोजन विनिमय द्वारा। कौन सी भाई, हेलोजन विनिमय द्वारा। इसमें भी हेलोजन विनिमय क्या होता है कि रिएक्टेंट में ऑलरेडी हेलोजन है, और आप किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करें जिसमें भी हेलोजन है, मान लो ये लिख दिया अपन ने, अब इस हेलोजन की जगह कोई दूसरा हेलोजन आ जाएगा, उसको बोलते हैं हेलोजन विनिमय विधि कहते हैं। देखिए ध्यान रखने की बात क्या है, इससे पहली विधि आ रही है कौन सी, नेम रिएक्शन है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, कि क्या होता है, जब भी किसी एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में करवाते हैं, तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। देखो भाई नीचे अभिक्रिया दिखी है, देखो CH3CH2Br है, CH3CH2Cl है, अभिक्रिया इससे कराई अपन ने सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में करवा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये आयोडीन यहाँ जुड़ जाएगा, Br एक साथ चला जाएगा, यहाँ आयोडीन जुड़ जाएगा, यहाँ Cl एक साथ चला जाएगा, तो क्या बनेगा, NaCl बाहर निकल गया और NaBr बाहर निकल, क्या बन गया, दोनों जगह क्या बन गया, CH3CH2I का निर्माण हो गया है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अगली अभिक्रिया कौन सी है, स्वार्ट्स अभिक्रिया। देखो जो भी नेम रिएक्शन हो सारी इंपॉर्टेंट है, पहले बात कर रहा हूँ, लास्ट में इस चैप्टर के मैंने अराउंड 50 क्वेश्चन के आसपास मैंने पीछे लिखवा रखे हैं, लास्ट जब चैप्टर खत्म होगा तो उसकी बाद भी मैं करूँगा। तो क्या होता है स्वार्ट्स अभिक्रिया में, जब भी किसी एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया AgF SbF3 COF2 या Hg2F2 के साथ कराते हैं, तो एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया क्या करती है, स्वार्ट्स अभिक्रिया, मतलब यहाँ से फ्लोरीन जुड़ जाएगा, यहाँ से Cl Ag के साथ चला जाएगा, तो क्या बन गया, AgCl बाहर निकल गया और एल्किल फ्लोराइड का निर्माण हो गया। इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं हम, स्वार्ट्स अभिक्रिया कहते हैं। भाई आई थिंक बात समझ आ गई। तो ये थी बनाने की विधियाँ, कौन सी बड़ी अपन ने, एक तो बड़ा अपन ने एल्केन के द्वारा, दूसरा कौन सा बड़ा अपन ने, दूसरा कौन सा बड़ा अपन ने इसके अंदर, एल्कीन में दो टाइप पढ़ा अपन ने, एल्कीन में कौन सा पढ़ा, एक तो हाइड्रोलाइड के साथ मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ का नियम, और दूसरा पढ़ा अपन ने कौन सा, हेलोजन अणु के साथ Br2CCl4 की अभिक्रिया। तीसरा पढ़ा अपन ने कौन सा, एल्कोहल के साथ अभिक्रिया में, एल्कोहल से कैसे बनाएंगे भाई, पहला पढ़ा अपन ने फॉस्फोलाइड के द्वारा, उसमें डायरेक्शन अभिक्रिया इंपोर्टेंट पड़ी अपन ने, और दूसरा पढ़ा अपन ने कौन सा उसके अंदर, हाइड्रोलाइड के साथ, तो उसमें हमने ल्यूकास अभिक्रिया की बात करी। और चौथा जो टाइप पढ़ा उसमें आपने पढ़ा हेलोजन विनिमय द्वारा। हेलोजन विनिमय में क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा अपन ने हेलोजन विनिमय में कि फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, और दूसरी पढ़ी अपन ने स्वार्ट्स अभिक्रिया। चलते हैं, ये बनानी विधियाँ थी। आगे चलते हैं इसके भौतिक गुणधर्म की, हेलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म की ओर चलते हैं। अब इसके भौतिक गुणधर्म में पहला क्या है, भौतिक अवस्था आता है। भौतिक अवस्था क्या होता है भाई, CH3Cl CH3F CH3CH2F और CH3CH2Cl, ये चारों क्या होते हैं, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। और कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 17 तक जितने भी हेलो एल्केन है सब किस अवस्था में पाते हैं भाई, द्रव अवस्था में, और कार्बन नंबर 17 से ऊपर वाले सब किस में होते हैं भाई, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये बेसिक आपको याद रखने की बात है। गलनांक उतना क्या होता है भाई, देखो एक बार समझ लो यहाँ पे, गलनांक उतना क्या होता है कि जितना जो हेलो एल्केन होता है उसका गलनांक उतना समानुपाती किसका होता है, अणुभार, और व्युत्क्रमणानुपाती किसका होता है, साकित संरचना, मतलब साकित कम होना चाहिए और कार्बन की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। आपको अगर किसी को क्रम निकालना हो तो इस तरह में हम क्रम निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे भाई, देखो आप समझो एक बार कैसे निकालेंगे। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा दिया हुआ है, ये छठा है और ये सातवां है। देख रहे हैं आपको 7 है। इसमें क्या होगा, कार्बन की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। ये मतलब 1 से लेकर 4 तक सभी कितने कार्बन है भाई, 5 कार्बन है 1 से 4 तक में। इसमें भाई कितने हैं, 5 छठे में कितने हैं, 4, इसमें कितने हैं 3, और इसमें कितने हैं भाई 4। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या चाहिए बोलो, कार्बन की संख्या ज़्यादा चाहिए और साकित कम नहीं होना चाहिए। बताओ इनमें पहले कौन सा है, देखो पहले वन बिल्कुल साकित है, 5 कार्बन है, तो सबसे कम क्या रहेगा इसका 1, सबसे ज़्यादा गलनांक कितना इसका होगा। उसका कम साकित कौन सा भाई, दूसरा। उससे अधिक साकित कौन सा भाई, तीसरा। उससे अधिक साकित कौन सा भाई, चौथा। अब 5 6 छठे और 7 में कितने कितने कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 कितने कार्बन है भाई, 3 कार्बन। तो इसमें ऐसा कि कौन सा भाई, 5वां ऐसा कि, तो 5 6 और 7,
ये इसका क्रम रहेगा। कुल मिला के बात वापस बोलना चाह रहा हूँ कि जिस इसमें क्या होना चाहिए, साकित कम होना चाहिए और कार्बनिक संख्या क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो आई थिंक मेरी बात समझ आ गई कि गलना के का क्रम निकाल लोगे आराम से। चलते हैं घुलनशीलता। अब घुलनशीलता क्या होती है, क्या होता है, सभी हेलो एल्केन कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, क्योंकि कार्बनिक विलायक है, कार्बनिक यौगिक है। विलेयता विक्रमानुपाती अणुभार, मतलब कार्बनिक संख्या कम होनी चाहिए और साकित संरचना क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो अभी जो क्रम लिखा था एक से लेकर 7 वाले में, उसको उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा 7 6 5 4 3 2 और 1। एक बार वापस वीडियो को रिवाइज करके और उसको देख लेना। सबसे छोटा कौन सा मिलेगा आपको, 3 कार्बन वाला 7वां मिलेगा। उसके बाद 4 कार्बन साकित कौन सा मिलेगा, 4 कार्बन साकित में छठा, और 4 कार्बन असाकित में कौन सा मिलेगा, वो 5वां मिलेगा। आप देखना एक बार ना। चलें आगे बात करें घनत्व में। अब ये जो घनत्व होता है वो क्या होता है, घनत्व समानुपाती अणुभार और विक्रमानुपाती साकित संरचना के। सभी हेलो एल्केन शुद्ध अवस्था में क्या होते हैं भाई, रंगहीन होते हैं। ये बेसिक भौतिक गुणधर्म आपको याद होने चाहिए। चलते हैं भाई आगे रासायनिक गुणधर्म की ओर। तो हेलो एल्केन जो होते हैं वो 3 प्रकार के रासायनिक गुणधर्म से आते हैं। कौन कौन सा भाई, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, और तीसरा होता है कौन सा, धातु के साथ अभिक्रिया। तो मतलब कितने कितने रासायनिक गुणधर्म दर्शा रहे हैं, 3, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया और धातु के साथ अभिक्रिया। तो चलें इसके बारे में बात करते हैं आगे की साइड। चलें बात करते हैं आगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। तो बेसिकली नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि कुल मिला के अगर कोई रिएक्टेंट है तो उसमें से कोई नाभिक स्नेही मतलब माइनस वाला पहले से ऑलरेडी है, जैसे हेलोजन, या तो हेलोजन बात करूंगा, और इस पर कोई मतलब अभिक्रिया करेगा किसके साथ, ये एक और अभिकर्मक ले लिया अभी, या अभिकर्मक ले रहा हूँ, या तो अभिकारक एक और होगा या फिर क्या होगा, अभिकर्मक होगा। तो मान लो मैंने अभिकर्मक ले लिया, न्यूक्लियोफाइल ले लिया, कोई भी नाभिक स्नेही या OH माइनस ले लिया, तो एक्स हट जाएगा, उसकी जगह OH जुड़ जाएगा। उसको बोलते हैं हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है, जब किसी हेलो एल्केन की अभिक्रिया जलीय के OH के साथ कराते हैं तो हेलोजन का प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही OH के द्वारा हो जाता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, SN1 और SN2। SN1 और SN2 में क्या होता है, SN1 होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, एकल अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा क्या होगा SN2 मतलब द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बात करते हैं थोड़ा SN1 अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। क्या होता है SN1 अभिक्रिया, जब किसी हेलो एल्केन की अभिक्रिया जलीय के OH के साथ कराते हैं तो मध्यवर्ती क्या बनता है भाई, मध्यवर्ती बनता है कार्बन का निर्माण होता है तथा हेलोजन का प्रतिस्थापन OH नाभिक स्नेही के द्वारा हो जाता है। इस अभिक्रिया बोलते हैं SN1 अभिक्रिया। ध्यान रखने की बात, इसमें केवल एक अभिकारक भाग लेता है, इसलिए बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, SN1 बोलते हैं। अगर 2 होता तो द्विअणुक बोलते हैं। जैसे मान लो अभिकारक ले लिया मैंने ये वाला, इसकी वजह से कराई मैंने जलीय की OH के साथ अभिक्रिया कराई, तो देखिए क्या बनेगा उत्पाद, क्रियाविधि देखिए ना, क्रियाविधि देखिए, देखो पहला क्रियाविधि का नाम, पहली जो पहले पद है, पद का नाम क्या है, क्रियाविधि का पहले पद का नाम कार्बन का निर्माण। सबसे पहले ये अभिकारक लिया अपन ने, इसकी अभिक्रिया के OH से कराएं तो के OH अलग कर दिया, के अलग कर दिया, तो के क्या करेगा, ये 1 टूटेगा, ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ से KCl बाहर निकल जाएगा। देखो यहाँ से KCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ क्या बच गया, CH2 के बाद प्लस बच गया। अभी अगर CH2 में इसकी बात करता हूँ तो ये कार्बन कितने का बना हुआ है, 1 से, तो ये कौन सा हो गया, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, मतलब 1 डिग्री कार्बन का निर्माण हो गया, जो कि क्या होता है, कम स्थायी होता है। क्या होता है भाई, कम स्थायी होता है। तो ये यहाँ से क्या चाहता है भाई, मैं स्थायी तो क्या होता है कार्बन का 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, उससे कम डिग्री, उससे 2 डिग्री कम स्थायी होता है, और सबसे कम स्थायी कौन सा होता है, 1 डिग्री होता है। तो ये 1 डिग्री वाला कार्बन चाहता है कि मैं 2 डिग्री चला जाऊँ, और 2 डिग्री से कहाँ चला जाऊँ भाई, 3 डिग्री चला जाता हूँ। तो इसके स्थानांतरण को बोलते हैं हम पुनर्विन्यास कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्थानांतरण को पुनर्विन्यास कहते हैं। और क्या होता है, जब भी कोई मान लो कार्बन यहाँ से यहाँ जाएगा तो पॉसिबल ही रहता है भाई उसको हाइड्रोजन को ट्रांसफर करे। हाइड्रोजन नहीं मिले तो उसके बारे में बाद की बात करेंगे। तो ये देखो यहाँ कर रहा है 1 डिग्री पे, यहाँ से क्या करेगा, कार्बन यहाँ आएगा तो कार्बन संख्या 5 हो गई, तो इसको बनाने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन गया, CH3 CH CH3 CH के ऊपर प्लस आ गया, तो क्या बन गया बोलो, CH3 बन गया। आगे ये कौन सा है बोलो, देखो ये बीच वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इधर से एक इधर से, 2 से जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलेंगे द्वितीय कार्बन बोलेंगे, मतलब 2 डिग्री कार्बन का टाइम बोलेंगे। यहाँ से क्या करेगा, ये कार्बन यहाँ से आएगा 3 डिग्री और चलाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन वापस लौट के चला जाएगा, तो ये कौन सा आ गया आपके 3 डिग्री कार्बन बन गया, जो कि क्या होता है, स्थायी होता है। तो हमें यहाँ तक इसको पुनर्विन्यास करके दिखाना पड़ेगा। तो जब भी किसी भी अभिक्रिया के अंदर अगर मध्यवर्ती कार्बन बन रहा है तो उस मध्यवर्ती कार्बन के लिए आपको पुनर्विन्यास करना कंपलसरी है। अगर आप पुनर्विन्यास नहीं कर रहे हैं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है।
तो ये पहला पहला पद था। दूसरा पद की बात करते हैं। जो स्थायी हमें मिला उसको मैंने यहाँ लिख दिया नीचे की साइड। देखो दूसरे पद का नाम क्या है, नाभिक स्नेही का आक्रमण। इसमें क्या करेगा, ओच का आक्रमण करेगा, ओच क्या करेगा यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। उत्पाद क्या बनेगा, CH3 सी के ऊपर OH CH2 और CH3। तो ये हो गया कौन सा आपके SN1 अभिक्रिया कंप्लीट हो गई 2 पदों के अंदर। पहले पद में कार्बोनेट बना, अगर मान लो 2 ही कार्बन या 1 कार्बन है तो उसमें दिक्कत आएगी नहीं। अगर ज़्यादा कार्बन है तो आपको पुनर्विन्यास करना पड़ेगा। दूसरे पद के अंदर नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा। ये एक क्वेश्चन है, एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करा रखा मैंने आपको। देखो ना क्या होता है, तो ये आप एक बार रीड कर लेना, मैं इसमें उलझूंगा नहीं, क्योंकि मुझे अगर आपको एनसीईआरटी बेस चलना है तो वो क्या नाम से ऊपर वाला रिएक्शन बहुत है ना। हाँ, एक चीज़ यहाँ समझने की बात क्या है, पुनर्विन्यास क्रम मैंने बताया ना अभी कि मान लो ये था यहाँ पे, यहाँ CH3 CH2 प्लस था, यहाँ से इधर आ रहा है, तो यहाँ से इस हाइड्रोजन ट्रांसफर कर रहा है। मान लो अगर हाइड्रोजन नहीं मिलता है पुनर्विन्यास के दौरान, तो हम क्या ढूंढना है, CH5 ढूंढना होता है। अगर ये भी नहीं मिले तो क्या ढूंढना है, CH3 ढूंढना होता है। ये भी नहीं मिले तो हमें CH2 CH3 को ढूंढना पड़ता है। आपको अगर कोई भी डाउट मिले तो मुझे आप नाम बताना, भाई ये पुनर्विन्यास समझ नहीं आया तो मैं अगले पुनर्विन्यास की पूरी एक वीडियो बना दूंगा, उसमें 5-7 एग्जाम्पल ले लूँगा चाहे से, कोई इशू, मुझे कोई इशू नहीं है। आपको कोई भी डाउट रहे मुझे आप बोलें, भाई ये डाउट चल रहा है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। एक एग्जाम्पल और लिखा रहा है एक्स्ट्रा, देखो जहाँ भी एक्स्ट्रा लिखा मतलब एक्स्ट्रा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ ना। ये कौन सा है, कितने काम जुड़ा हुआ है, 1 से भाई, तो ये 1 डिग्री है। ये कहाँ जाना चाहेगा, 2 डिग्री पे, तो क्या करेगा, ये यहाँ से जंप करके यहाँ चला गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन ट्रांसफर कर दिया। यहाँ हाइड्रोजन था इसके पास, इसे ट्रांसफर कर दिया। अब देखो ये चाहता है, ये धनावेश कहा चाहता है कि भाई यहाँ चला जाऊँ, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। तो मैंने अभी बताया क्रम के अंदर कि जो क्रम के अंदर अगर हाइड्रोजन नहीं है तो मैं ढूंढना होता है CH5 ढूंढना होता है। अगर ये नहीं मिले तो क्या ढूंढना है, मेरे को CH3 ढूंढना है। तो देखो देखिए नीचे वाले CH5 दिख रहे हैं क्या, नहीं है, यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3। तो हम क्या करेंगे, पूरे CH3 को हम क्या करेंगे, इस कार्बन के नीचे ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो गया पुनर्विन्यास। देखो समझने की कोशिश करें, प्रयास करें। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखें। देखो यहाँ से CH यहाँ से जंप कर गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे एक तो C6H5 है और एक CH3 है। तो मैंने क्रम क्या बताया था, सबसे पहले हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन मिल रहा है तो हाइड्रोजन को ट्रांसफर करें, हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है तो C6H5 को ट्रांसफर करें। तो क्या यहाँ C6H5 दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, ये रहा। तो इसको ट्रांसफर हम क्या कर देंगे, इस पूरे कार्बन के नीचे कर देंगे। CH3 को बाद में करेंगे, CH3 की प्रायोरिटी लास्ट में आती है, इसलिए हम CH3 को बाद में कंसिडर करेंगे। आई थिंक बात समझ आ गई। चले आगे की ओर, SN2 अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 अभिकारक भाग लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं SN2 अभिक्रिया कहते हैं। देखो H और ये Cl दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या करेगा, OH माइनस आक्रमण करेगा। तो OH माइनस आक्रमण जो करेगा वो पीछे से करेगा। देखो जैसे जैसे Cl बाहर निकल रहा है वैसे वैसे पीछे से क्या उड़ रहा है, OH जुड़ रहा है। बात में आगे चीज, इस जो अवस्था है, इस अवस्था को क्या बोलते हैं हम, मध्यवर्ती। इस मध्यवर्ती को क्या बोलते हैं हम, पंच संयोजी संकरण अवस्था। मतलब संकरण अवस्था क्यों बोले, कार्बन की संयोजकता भाई 4 होती है। अगर किसी भी की संयोजकता उससे ज़्यादा दिखाई दे दे तो उसको क्या बोलेंगे हम, संकरण अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, संकरण अवस्था। मतलब अभिक्रिया हो रही होगी, तो यहाँ से जैसे ही Cl बाहर निकल जाएगा तो ये कैसा बनेगा, इस प्रकार का उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। SN1 और SN2 अभिक्रिया बात कर ली मैंने। चलें अब इन दोनों डिफरेंस की बात कर लेते हैं। SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में अंतर की बात करते हैं। पहला, SN1 अभिक्रिया में क्रियाविधि में 2 पद थे, SN1 में 1 पद है। ठीक है, अणुसंकेत है, कोटि क्या होती है, SN1 में 1 कोटि होती है, SN2 में क्या होता है 2 कोटि होती है। ये आगे पार्ट में पढ़ेंगे हम, पार्ट नंबर 3 में, तो बता दूंगा क्या होता है ना। अगला है मध्यवर्ती। SN1 मध्यवर्ती क्या बना है, कार्बोनाइट बना, और उसमें क्या बना है, SN2 में पंच संयोजी संकरण अवस्था बनी। विशेष अगला क्या है, चौथा नाभिक स्नेही का आक्रमण। तो SN1 में क्या होता है, पुनर्धारण भी होता है, प्रतिपन भी होता है, जबकि SN2 में क्या होता है, केवल प्रतिपन होता है। देखो सुनो अब दोनों डिफरेंस क्या होता है। अभी जस्ट मैं बात कर रहा था एक एग्जाम्पल की, जैसे मान लो मैंने ये उदाहरण लिखा, CH3 CH, ये H और ये H और ये CH2 प्लस। अब भाई मुझे इसको 1 डिग्री से 2 डिग्री लेके जाना है, तो मैं चाहूँ तो इस वाले हाइड्रोजन को बैठा सकता हूँ, यहाँ ट्रांसफर कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो इस वाले हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो देखो पुनर्धारण मतलब क्या होता है, फ्रंट साइड से अटैक। क्या होता है भाई पुनर्धारण मतलब क्या होता है, फ्रंट साइड से अटैक, और प्रतिबंध मतलब प्रतिबंध क्या होता है, बैक साइड से अटैक। मतलब OH को मैं सामने से भी जोड़ सकता हूँ और OH को मैं पीछे से भी जोड़ सकता हूँ, उसको बोलते हैं पुनर्धारण और प्रतिबंध बोलते हैं। और जबकि SN2 में क्या होता है, एक साइड से तो आप क्या निकल रहा था भाई, Cl बाहर निकल रहा था, और एक साइड से क्या एंटर कर रहे थे, OH एंटर कर रहा था। तो किसमें क्या होता है, केवल पीछे से ही जोड़ पाते हैं, इसे बोलते हैं हम प्रतिबंध बोलते हैं। उत्पाद कैसा बनता है भाई, SN1 में तो बनता है रेशमी मिश्रण प्रकार का, मतलब फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों बोल दिया। जबकि SN2 में क्या होता है, कैसा बनता है,
उल्टे छाते नुमा। देखो इधर उल्टा छाता कैसे दिख रहा होगा आपको, देखो उल्टा छाता देखो। कभी हम बरसात में जाते हैं तो छाता ऐसा होता होगा, ऐसा होता देखा होगा आपने। लेकिन जब बारिश तेज आती है तो छाता कैसा हो जाता है भाई, ऐसा इस टाइप का छाता ऐसा हो जाता है भाई, बारिश की साइड खुल जाता है। तो ये छत्ता मतलब कैसे दिखाई दे रहा है, उल्टे ही छाते नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है। चलते हैं आगे, चलते हैं, थोड़ा सा टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। एल्किन हैलाइड का स्थायित्व का क्रम जो होता है वो क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। इसका कि SN1 के लिए SN2 के लिए क्या हो जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। आगे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिसको सोल्व होंगे इस बेस पे सोल्व होंगे ना, कि मतलब SN1 अभिक्रिया के अंदर 3 डिग्री ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और 2 डिग्री से कम और 1 डिग्री सबसे कम, जबकि SN2 में 1 डिग्री मोस्ट पावरफुल स्टेबल कंडीशन मानी जाती है। और एल्किलाइड क्रियाशीलता क्रम RI RBr RCl RF दोनों के लिए सेम है, RI RBr RCl और RF। चलते हैं आगे की ओर। और लास्ट में अभिक्रिया का जो वेग है, देखो इसमें अभिकारक एकता तो केवल एल्किलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगा, जबकि SN2 में एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेह कोण OH माइनस पे भी क्या करेगा, ये निर्भर करेगा कि किस स्पीड से आ रहा है, कितनी सांद्रता उसकी। ठीक है, तो ये था नाभिक स्नेही अभिक्रिया में SN1 और SN2 अभिक्रिया। कुछ अन्य नाभिक स्नेही अभिक्रिया और पढ़ लेते हैं हम। यहाँ देखो पहला है KCN के साथ अभिक्रिया। अब KCN के साथ देखो मान लो ये CH3 CH2 Cl दिख रहा होगा, KCN आ गया तो क्या काम करना है आपको, हेलोजन को हटाना है और CN जोड़ना है। तो यहाँ से KCl बाहर निकल गया होगा और CN जुड़ गया होगा। AgCN के साथ अभिक्रिया, इसमें सिंपल सा काम, हेलोजन हटाना है और आइसोसाइनाइड जोड़ना है। तो AgCl बाहर निकल गया होगा और क्या जुड़ गया, आइसोसाइनाइड जुड़ गया होगा। H2O के साथ अभिक्रिया में CH3 CH2Cl है, HCl बाहर निकल गया होगा और जुड़ गया होगा। देखो सिंपल सा, कुछ नहीं, आपको याद रखना है ना पॉइंट क्या होता है। KNO2 के साथ अभिक्रिया में देखो आगे, KNO2 के साथ अभिक्रिया में क्या होगा, हेलोजन हटाना है, ONO जोड़ना है। देखो KCl बाहर निकल गया होगा और ONO जुड़ गया। AgNO2 में AgCl बाहर निकल गया होगा और क्या जुड़ गया होगा, NO2 जुड़ गया होगा। बस ये आपको 5 प्रकार की अभिक्रियाओं में आपको केवल काम याद रखना है कि किसका क्या काम होता है, आप कर लोगे आराम से। अगला देखो आगे यहाँ पे NaO से KO से अभिक्रिया, वही KCl बाहर निकल जाएगा और O जुड़ जाएगा। सिंपल सी बात, हेलोजन हटाकर क्या करना है, आपको O जोड़ना है। ये क्रम है मतलब ये कार्य है, आपको याद रखने हैं। चलते हैं आगे, विलोपन अभिक्रिया, दूसरा प्रकार का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। विलोपन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एल्फा विलोपन, दूसरी होती है कौन सी, एल्फा बीटा विलोपन। आपकी एनसीईआरटी में एल्फा बीटा दी गई है, एल्फा नहीं दी गई, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्या होता है। जब किसी कार्बनिक यौगिक में केवल एक ही कार्बन से इलेक्ट्रॉन स्नेह मतलब धनावेश वाला और नाभिक स्नेह मतलब माइनस वाला निकल जाता है, उसको बोलते हैं एल्फा विलोपन कहते हैं। अभिक्रिया देखो क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 है, तो यहाँ Cl मतलब माइनस वाला बाहर निकल गया, H भी बाहर निकल गया, तो क्या हो गया, क्या बच गया यहाँ पे C और 2 कार्बन क्या बच गया, 2 Cl बच गए। तो एक प्लस और एक माइनस क्या मिलकर क्या बना लिए, लोन पेयर, उसको बोलते हैं हम क्या, कार्बन बोलेंगे। अगर किसी कार्बन पे एक तो लोन पेयर आ जाए और 2 कार्बन, उस कार्बन के 2 कुछ समूह जुड़े हुए, जैसे हाइड्रोजन हो, Cl हो, Br हो, कुछ भी एक्सेट्रा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कार्बन बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक बात में आ गई। दूसरी बात करते हैं, एल्फा बीटा विलोपन क्या होता है भाई। जब किसी कार्बनिक यौगिक से में निकटवर्ती कार्बनों में से एक कार्बन से तो Cl बाहर निकले और एक कार्बन से मान लो हाइड्रोजन बाहर निकले, तो उसको बोलते हैं हम कौन सा, एल्फा बीटा विलोपन कहते हैं। क्या बनेगी भाई, यहाँ पे एल्कीन प्राप्त होती है। अभिक्रिया आपको याद रखनी पड़ेगी, आपकी मजबूरी समझ लें इस चीज़ को। अगली है, तीसरी है कौन सी, धातु के साथ अभिक्रिया। तो धातु के साथ अभिक्रिया में क्या होता है, पहली अभिक्रिया कौन सी है, वुड्स अभिक्रिया। 11वीं क्लास में आपने पढ़ी होगी वुड्स अभिक्रिया क्या होती है। क्या होता है, जब 2 मोल एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया 2 मोल सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो 2 गुने कार्बन की एल्केन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया। ध्यान रखने की बात क्या है, यहाँ सिंपल सी, जैसे 2CH3 CH2Cl लिया, यहाँ 2 Na हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एल्केन प्राप्त। देखो कैसे, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, CH3 CH2Cl 2 Na प्लस Cl CH2 CH3, तो यहाँ से क्या बाहर निकल गया भाई, 2 NaCl बाहर निकल गया और ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ गई, तो क्या बन गया, CH3 CH2 और CH3। पास में आ गई। ध्यान रखने की बात, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, यहाँ पर 2 गुने कार्बन होंगे, हमेशा 2 गुने कार्बन होंगे, तो ये मतलब वुड्स अभिक्रिया के द्वारा मीथेन को कभी नहीं बना सकते हम, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन होता है। पास में आ गई चीज़। दूसरा आगे देखें, दूसरा है आपके मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। देखें वही, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है। इसे क्या बोलते हैं हम, ग्रिग्नार्ड या ग्रिग्नार्ड अभिक्रम कहते हैं, RMGX को। ठीक है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड अभिक्रम कहते हैं। RX की अभिक्रिया करें MGX से तो MG का जुड़ जाएगा इन दोनों के बीच में, क्या बन जाएगा, RMGX बनता है।
तो मेरी बात समझ लीजिए, आप सुन लीजिए एक बार वापस। ये था पूरा आपका हेलो एल्केन। क्या था भाई? हेलो एल्केन था। हेलो एल्केन में क्या क्या पढ़ा अपन ने? एक तो पहले तो पढ़ा अपन ने वर्गीकरण पढ़ लिया हेलो एल्केन का, उसके बाद नामकरण पढ़ लिया अपन ने, और ये तो हो गया परिचय में। फिर पढ़ी अपन ने बनाने की विधियाँ पढ़ ली, चार प्रकार की बनाने की विधियाँ पढ़ी अपन ने। किस किस से पढ़ी भाई? एक तो पढ़ा एल्केन से, एक पढ़ा अपन ने एल्कीन। एल्कीन में भी कौन कितने भाई? दो प्रकार, हाइड्रोलाइड के साथ और हेलोजन के साथ। उसके बाद अपना पढ़ा एल्कोहल के साथ, और एल्कोहल में भी दो प्रकार से पढ़ा, हाइड्रोलाइड ल्यूकास्टमिग्रो वाला, और दूसरा पढ़ा अपन ने कौन सा, क्या नाम से, हाँ फास्फोलाइड द्वारा। लास्ट पढ़ा अपन ने कौन सा? हेलोजन विनिमय विनिमय विधि, जिसमें कि अपन ने क्या पढ़ा? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया और श्वार्ट्ज अभिक्रिया। फिर बौद्धिक गुणधर्म पढ़े। बौद्धिक गुणधर्म पढ़ने के बाद हमने क्या स्टडी करी? रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में कौन कौन से पढ़े अपन ने? SN1 SN2 और कुछ अन्य नाभिक नहीं, KOH AgNO2 H2O NaOH एक्सेट्रा ना। और दूसरा पढ़ा अपन ने विलोपन अभिक्रिया, एल्फा एल्फा पढ़ लिया, एल्फा बीटा पढ़ लिया अपन ने कंप्लीट। और लास्ट अपन ने पढ़ा धातु स्तर अभिक्रिया में वुड्स अभिक्रिया और ग्रिनायर अभिक्रिया। कोई समझ नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी डाउट लगे तो मुझे बोल देना, आप कमेंट जरूर करें। चलें नेक्स्ट टॉपिक आपका हेलो एरीन। हेलो एरीन जो है वो हम क्या करेंगे, इसकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।